अ, नमस्ते दोस्तों दोस्तों। अ, इस सैर सपाटे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। मनाली सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे देश का। हम में से सभी लोग मनाली जाते हैं और जानना चाहते हैं। जो हमें लोगों के सवाल आए हैं आज उनके बेस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोग हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन पे भी पूछते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं। तो मनाली के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अभी भी जानकारी का बहुत अभाव है। तो बेसिक क्वेश्चंस कि मनाली कैसे पहुंचा जाए, बाय रोड आ जाए, ट्रेन आ जाए, किस सीजन में आया जाए, ऐसा कुछ। तो इसके लिए वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके मनाली के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कैसे मनाली पहुंचे, कहाँ रुकना चाहिए, किस सीजन में जाना चाहिए, और कुछ छोटे छोटे सवाल और उनके जवाब जो आपको आपकी ट्रैवल प्लानिंग में मदद करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मनाली पहुंचा कैसे जाए। तो दोस्तों, मनाली पहुंचने के तरीके हैं। आप बाय रोड से, सबसे अच्छा तरीका है मनाली जाना बाय रोड। यानी आप दिल्ली या चंडीगढ़ से बाय रोड से मनाली जा सकते हैं। आप अपनी पर्सनल टैक्सी से जा सकते हैं, आप कैब से जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं, या किसी वोल्वो बस वगैरह से मनाली या दिल्ली से जा सकते हैं। दिल्ली या चंडीगढ़ से जा सकते हैं। रेगुलर वोल्वो बस चलती हैं सुबह और शाम को। और 320 किलोमीटर है चंडीगढ़ से, 450 किलोमीटर करीबन दिल्ली से है। रात के 7-8 बजे बस चलती है, वो सुबह सुबह आपको मनाली पहुंचा देगी। और जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है चंडीगढ़। अगर आप देश के दूसरे कोनों से मनाली आ रहे हो तो आप चंडीगढ़ पहुंच जाइए। चंडीगढ़ से आगे आपको जर्नी बस से या टैक्सी से बाय रोड ही करनी पड़ेगी, ट्रेन मनाली नहीं जाती। तो चंडीगढ़ पहुंच जाए, उससे आगे की प्लानिंग आपको बाय रोड करनी पड़ेगी। अब आता है कि मनाली जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। ऐसे तो आप साल भर मनाली जा सकते हैं, लेकिन जो जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है, ये छोड़कर आप पूरे साल भर मनाली जा सकते हैं। जनवरी से मार्च तक आपको ठंडा वाला मौसम मिलेगा, और अप्रैल से जून तक बहुत सुहावना मौसम मिलेगा, ना सर्दी न गर्मी। जो तापमान होगा वो करीबन 18-20 डिग्री। जुलाई और अगस्त में बारिश रहती है, नदियाँ तेज निकल आती है, तो जुलाई और अगस्त को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए जाना। सितंबर से हल्की सर्दी शुरू हो जाती है, दिसंबर आते आते बहुत सर्दी बढ़ जाती है। तो दिसंबर में आपको गर्म कपड़े, अच्छी सर्दी का सामना करना पड़ेगा। अब मनाली में एवरेज तापमान कितना रहता है? अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 5 डिग्री तक आपको तापमान मिलेगा। यानी सर्दियों में अच्छी खासी ठंड रहती है, मिनिमम टेम्परेचर 5। अगर गर्मियों में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से लेके 25 डिग्री के आसपास तापमान आपको मिलेगा। अगला सवाल, क्या हम मनाली फ्लाइट से या ट्रेन से जा सकते हैं? फ्लाइट से आप जा सकते हैं। तो आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से भुंटर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। भुंटर एयरपोर्ट मनाली से 40 किलोमीटर दूर है, 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और दिल्ली या चंडीगढ़ से सिर्फ एक फ़्लाइट है जो दिल्ली से भुंतर के लिए जाती है, और ये भी बहुत महंगी है। और एक और दिक्कत ये होती है, क्योंकि ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है, और दूसरा एकदम पहाड़ों के बीच में है। तो अगर थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता है, कभी बादल लग गए, तो हवाई जहाज को विजिबिलिटी नहीं मिलती है उतरने के लिए, और फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ज़्यादातर टाइम आपको मिलेगा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई या कुछ दिक्कत हो गई। और जो फ्लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब आना जाना आपको 15,000 के आसपास पड़ेगा। तो फ्लाइट बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप काफ़ी एडवांस में बुकिंग कर लें तो हो सकता है आपको सस्ती मिल जाए। अगर आपको सस्ती फ्लाइट मिल जाती है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, वरना अगर आप एक महीने के अंदर अंदर कर रहे हैं तो ये महंगी भी होती है, और कई बार कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फ्लाइट बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं। ट्रेन, ट्रेन मनाली नहीं जाती है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रेन से हम मनाली पहुंच जाएं। ट्रेन मनाली नहीं जाती है। आपको लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ तक आना पड़ेगा। चंडीगढ़ के बाद आपको बस या टैक्सी से ही आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप को बस या टैक्सी से ही आगे जाना पड़ेगा। अब अगला सवाल आता है, अगर आप मनाली में जा रहे हैं तो मनाली में कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं और उनकी प्राइस क्या होती है। मनाली में पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है। आप मनाली आए हो और पैराग्लाइडिंग करके जरूर जाएं। इसकी प्राइसिंग
800 रुपये से 1500 रुपये तक होती है, कितनी देर कितना और किस लेवल का आप करना चाहते हैं। और रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हैं व्यास नदी में। इसकी भी प्राइस 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। स्कीइंग आप कर सकते हैं, ये भी 300 रुपये से स्टार्टिंग होती है, 300 से 1000 के बीच में। सर्दियों के टाइम में आप स्कीइंग कर सकते हैं अच्छी खासी। जीप सफारी कर सकते हैं, ओपन जीप होती है, वहाँ पर आप सफारी कर सकते हैं। और हाइकिंग कर सकते हैं, यानी कि बर्फ़ में, या फिर आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसकी अलग अलग प्राइसिंग होती है डिफ़िकल्टी लेवल के, 1000 से लेकर 3000, 4000, 5000 तक। माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, इसमें कि आप बाइक में मतलब 4 पहियों वाली बाइक होती है और 2 पहियों वाली भी होती है, तो इससे आप पहाड़ में ऊपर तक जाके फिर वापस आ सकते हैं। इसकी भी 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ऐसे प्राइसिंग है। माउंटेनरिंग कर सकते हैं आप, और ऊपर जा सकते हैं, हाइकिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं। जॉर्बिंग कर सकते हैं। जॉर्बिंग एक नया गेम आया हुआ है जिसमें आप एक बहुत बड़ी बॉल के अंदर होते हैं और स्पंज जैसा रहता है उसके अंदर, तो बॉल्स में आप लुढ़कते रहते हैं, तो पहाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कते रहते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तो ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स आप मनाली में कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि मनाली अगर आप जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि होटल कहाँ पे लेना चाहिए। तो होटल आप हमेशा जब भी किसी भी सिटी में आप जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे आप किस स्पॉट के आसपास होटल। अगर आप, कई बार लोग सस्ते होटल के चक्कर में उन्हें पता नहीं होता है, इतनी दूर सिटी से होटल ले लेते हैं, फिर वहाँ आना जाना और फिर वो बहुत महंगा पड़ता है, और सिटी में आना बार बार संभव भी नहीं हो पाता, और आधी सिटी का वो एंजॉय नहीं ले पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप मनाली जा रहे हैं तो होटल कहाँ पर, तो हमेशा मॉल रोड के आसपास होटल है। पर मॉल रोड के आसपास आपको होटल थोड़े से महंगे मिलेंगे, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप पहले इन होटल्स को बुक कर लें। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं, यानी मई जून, अप्रैल मई जून में जा रहे हैं, या नवंबर दिसंबर जनवरी में जा रहे हैं, इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और मॉल रोड के आसपास कई बार होटल मिलना मुश्किल होता है, तो कोशिश करें पहले लें। क्योंकि मॉल रोड एक पूरा इलाका है मनाली में, जहाँ पे आप रात को घूम सकते हैं। यहाँ पे कई सारे शॉपिंग सेंटर हैं, दुकानें हैं, आइसक्रीम, तो आप रात तक भी बड़े आराम से पैदल पैदल घूम सकते हैं और अपने होटल में आ सकते हैं। अगर आप मॉल रोड से दूर किसी पहाड़ी की चोटी पे या कहीं इधर वहाँ पे होटल लेंगे, तो आपको, अगर रात को आपको मन करता है कि मॉल रोड घूमे, तो वहाँ से या तो टैक्सी लेके आना पड़ेगा या पैदल आपको अपने होटल आना पड़ेगा, और कई बार रात को आपको होटल भी नहीं मिलती। और दूसरा ऑप्शन क्या, अगर आप मेन मार्केट में है, क्योंकि मनाली की जो मेन मार्केट है वो मॉल रोड पे है, तो मॉल रोड में कई अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट, सस्ते सस्ते भी हैं, और अलग अलग टाइप के होटल्स हैं, वो खाने के लिए आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। कई बार होटल्स में खाना बहुत महंगा होता है, आप वहाँ नहीं खाना चाहते हैं तो वहाँ पर आके खा सकते हैं। अगर आपका होटल मॉल रोड से दूर होगा, तो आपको यहाँ आना काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो आपको खाना भी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आप टैक्सी लेके आएंगे या फिर पैदल आएंगे, और तो आपको महंगा पड़े। तो कोशिश करें जो आपका होटल हो वो हमेशा मॉल रोड के आसपास ही आप लें। अब मनाली में एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो है रोहतांग पास। हम में से ज़्यादातर लोग जब गर्मियों के टाइम मनाली जाते हैं तो वो सिर्फ रोहतांग पास के लिए जाते हैं, यानी बर्फ़ देखने जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को इस जानकारी नहीं है कि मनाली में रोहतांग पास कब तक खुला रहता है। तो मैं ये बता देता हूँ, रोहतांग पास जो खुलता है दूसरे हफ्ते से अक्टूबर के बीच में खुला रहता है। अब ये सब निर्भर करता है कितनी बर्फ़, कई बार अप्रैल में ना खुल के मई में भी खुलता है, और आपको यहाँ जुलाई के लगभग आखिरी हफ्ते तक बर्फ़ यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद धीरे 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 बर्फ़ मिलनी कम हो जाती है और बर्फ़ ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। तो अगर आप रोहतांग, वैसे रोहतांग पास अक्टूबर तक खुला रहता है, आप वहाँ अक्टूबर तक जा सकते हैं, पर अगस्त में आपको यहाँ पे बर्फ़ मिलनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत कम बर्फ़ मिलेगी या ना के बराबर बर्फ़ मिलेगी। तो जुलाई, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, इनफैक्ट जुलाई के 20 तक भी आपको यहाँ पे बर्फ़ अच्छी खासी मिलेगी। तो आप इसी दौरान यहाँ पे अपना प्लान बनाएं। तो अगला सवाल, बहुत सारे लोग के मन में ये उलझन होती है कि क्या रोहतांग के लिए अलग से पैसा क्यों देना होगा और उसकी कीमत कितनी होती है। और कई बार जब हमें कई लोग फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि रोहतांग पास के लिए आप हमसे अलग से पैसे, और वो भी इतने ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो, तो इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ।
जो रोहतांग पास आता है ये आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर आता है, यानी कि ये, और ये एनजीटी इसको पूरा मैनेज करती है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। और ये जो रोड है ये आर्मी मेंटेन करती है, इससे आगे लद्दाख को जाया जाता है। तो एनजीटी एक बहुत बड़ा इसमें टैक्स लगाता है जाने के लिए, क्योंकि अ, अ, और गाड़ियों की कुछ एक लिमिट रखी गई कि हर दिन की कुछ एक इतनी ही फिक्स गाड़ियाँ जाएंगी, तो उस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स भी लगा, तो उस टैक्स की वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा, रोहतांग जाने के लिए, क्योंकि वो रास्ता जो है थोड़ा सकरा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और तो रोहतांग जाने के लिए नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाती। इनफैक्ट जो मनाली की गाड़ियाँ हैं, टैक्सी गाड़ियाँ, वो भी रोहतांग नहीं जाती। रोहतांग टैक्सी यूनियन है, और आपको रोहतांग टैक्सी यूनियन से ही गाड़ी लेनी है, और वही गाड़ी आपको ले जाएगी। तो इसी कारणवश भी इसकी रेट बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी, अगर आप किसी दूसरे स्टेट की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आपको रोहतांग नहीं जाने दिया जाएगा। टैक्सी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी हो तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली की कोई टैक्सी गाड़ी लेके आप मनाली गए और उसको रोहतांग लेके जाएं तो यूनियन वाले आपको नहीं ले जाना, क्योंकि यूनियन है, यूनियन ने अपनी प्राइस फिक्स करे कि यूनियन की अपनी मोनोपोली है, तो इस पर हम भी या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इतना आपको, तो रोहतांग जाने के लिए कम से कम 1,000 रुपये आपको पर पर्सन देने ही पड़ेंगे, कम से कम, और कई बार ये ज़्यादा भी हो जाती है। तो रोहतांग अगर आपको घूमने जाना है तो 1,000 रुपये एक आदमी की एक्स्ट्रा फीस मान के चलिए। ये पैकेज से बाहर होती है। आप किसी, कोई भी होटल वाला आपको कभी रोहतांग के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता है, इसके लिए अलग से बुकिंग करनी पड़ती है। तो रोहतांग की बुकिंग भी सिर्फ 24 घंटे पहले ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले मैं आज रोहतांग की बुकिंग कर दूँ, सिर्फ 24 घंटे पहले इसकी बुकिंग होती है। तो इस तरीके से ये सब है। अब अगला, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुल्लू और मनाली जो दो शहर है बहुत दूर दूर है, उन्हें कुल्लू भी जाना है, मनाली भी जाना है। तो कुल्लू और मनाली के बीच की दूरी कितनी है, अगर मनाली जाएंगे तो क्या कुल्लू भी जाएंगे? दोस्तों, कुल्लू और मनाली जो है ये है ट्विन शहर हैं, यानी बिल्कुल आसपास हैं। अगर आप मनाली जा रहे हैं तो कुल्लू होते हुए ही आप मनाली जाएंगे। तो कई बार अगर आप, बस जो जाती है वो कुल्लू होते हुए जाती है, पर रात का समय होता है तो उस टाइम पे कुल्लू घूम नहीं पाते। तो आपका जो बेस कैंप होता है वो होता है मनाली में ही। मनाली में आपका बेस कैंप होता है, और कुल्लू में आपका होटल वहाँ पर होगा। सब सारी जगह घूम के वापस आप मनाली आ जाएंगे। मनाली और कुल्लू के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको मनाली से कुल्लू भी ले जाया जाएगा, और कुल्लू में जो जगह है जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, कुल्लू नगर है, राजा का घर है, ये सब दिखाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो तो अगला जो सवाल ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मनाली में बर्फ़ कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 90% लोग मनाली सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए जाना चाहते हैं। और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अक्टूबर में बर्फ़ मिलेगी, क्या सितंबर में बर्फ़ मिलेगी? तो उन लोगों के लिए ये सवाल है। देखिए दोस्तों, मनाली में ऐसा नहीं है कि मनाली में साल भर बर्फ़ मिलती है। तो ये धारणा, ये जो मिथ है कि मनाली कभी भी जाओ आपको बर्फ़ मिलेगी, ये गलत है। या किसी भी हिल स्टेशन में, किसी भी हिल स्टेशन में साल भर बर्फ़ नहीं मिलती है। जो मनाली में बर्फ़ का जो समय होता है, मनाली में अगर आपको एक्चुअल में बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से मार्च के बीच में बर्फ़ मिलती है, यानी 15 दिसंबर के बाद मनाली में स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, जब सर्दी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या है, जो आपको बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई, जैसे आप देखते हैं टीवी में देखते हैं हर जगह बर्फ़ है, मनाली पूरी बर्फ़, तो वैसी बर्फ़ आपको दिसंबर से मिलने शुरू हो जाएगी। और ये मार्च तक भी कई बार स्नोफॉल होता है, और इस दिन स्नोफॉल होता है। और एक और चीज़ मैं ये बताऊँ आपको कि अगर आप इस दौरान मनाली जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर दिन स्नोफॉल होता है। इस दौरान भी हर, हो सकता है हर तीसरे चौथे दिन स्नोफॉल हो, फिर रुक जाता है, उसके बाद बर्फ़ 2-3 दिन रहती है, फिर पिघलने लग जाती है। लेकिन जो मनाली के ऊपर के इलाके जैसे सोलांग वैली है, गुलाबा है, रोहतांग पास के नीचे वाले इलाके हैं, वहाँ आपको दिसंबर से लेके मार्च तक जब भी आप जाएं आपको बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी। तो मनाली में इस दौरान आपको स्नो मिलेगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो जिस दिन आप मनाली में गए हैं उस दिन स्नोफॉल हो रहा है, तो आपको स्नो मिलेगी ही मिलेगी, स्नोफॉल भी मिलेगा। स्नो तो मिलेगी ही मिलेगी, बस स्नोफॉल भी मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेदर की प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि कब कैसा है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि एक हफ्ते की जो
स्काईमेट की और बहुत सारी जो मौसम को प्रिडिक्ट करने वाली कंपनीज है ऑनलाइन नेट पर, आप देख सकते हैं कि भैया अगले एक हफ्ते में मौसम कैसा बहुत ख़राब होने वाला है, तो बर्फ़ गिरेगी गिरेगी, तो आप उस टाइम पे वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल थे, और इनके बेसिक जवाब। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ट्रैवल में आपको प्लानिंग में मदद करती है, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो उस नई जगह के बारे में कई ऐसी चीज़ें होती जो हमें पता नहीं, अगर वो एडवांस में थोड़ी 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 भी हमें पता रहे तो हमारा एक हमें लगता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, कोई हमें चीट नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार सीधे ट्रैवल एजेंट की बातों को पे भी विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। तो ये फैक्ट है जो मैंने अभी बताया आपको, ये 100% सही फैक्ट है मनाली के बारे में। तो आप इस वीडियो को देख लें जब भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ट्रैवल की प्लानिंग करनी है, जाना है, तो हमें दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।